जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे थे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त से किस प्रकार जो ब्रिटिश नीतियों के द्वारा भारतीय भारतीय जो उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, उनको कैसे 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 पतन की ओर धकेल दिया गया। तो हमने कल इसका पहला पार्ट देख लिया था और आज इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ये क्या है। धन निष्कासन का सिद्धांत का मतलब हुआ कि भारतीय धन जो थे वो निकल रहे हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत था कि भारतीय धन जो है वो निकल रहा है, लेकिन उसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि जब 1757 में जो ब्रिटिशों के द्वारा जो शासन किया गया, जो कलकत्ता बंगाल जो थे और बंगाल पर जो ये क्या गया आपका शासन, उसने क्या किया कि हमारे जो उद्योग थे, उद्योग जो कुटीर उद्योग थे, उसको क्या किया, उसने उसको तो पूरा तबाह कर दिया। कैसे किया क्या हुआ था कि जब बंगाल में द्वैत शासन लगा तो क्या हुआ, द्वैत शासन के बाद तो पूरा दोहन शुरू हो गया था। द्वैत शासन कब लगा था, बताए थे आपको, बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद। तो ये हुआ कि धन निष्कासन क्या था कि धन निकल रहा था लेकिन उसके एवज में कुछ मिल नहीं रहा था। किस रूप में धन निकल रहा था, हमारा ही जैसे हमारा ही कपास है, यहाँ कपास की खेती की जा रही है और इसी भूमि को क्या किया, हमने आपको राजस्व में बताया था कि कैसे यहाँ के भूमियों को जीता अंग्रेजों ने। और जीतने के बाद क्या किया उन्होंने क्या किया, हमारे ही भूमि पर हम ही को टैक्स देना पड़ रहा है और वो बिना उसी टैक्स से वो क्या कर रहे थे, वो कपास खरीद रहे थे, कच्चे माल खरीद रहे थे और उस कच्चे माल को विदेश भेज रहे थे और फिर वो माल फिर बन के हमारे ही देश में आ रहा था और उस माल को हम खरीद रहे थे और फिर से क्या जाता है, फिर वो विदेश, फिर वो पैसा विदेश जा रहा है। तो मुझे भारतीयों को तो कहीं उसका लाभ दिख ही नहीं रहा था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत यही हुआ कि भारतीय धन विदेश जा रहा है और बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने इसको बताया था कि धन निष्कासन का सिद्धांत। लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम अपनी एक पुस्तक में द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया। ठीक है, धन निष्कासन के ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, को उसने बताया। और उस समय उन्होंने बताया था कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो मात्र 20 रुपये था। मतलब एक व्यक्ति जो है उसकी आय मात्र 20 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय। सोचिए कितना ये असमंजस की बात थी कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश की मतलब 1867-68 तक 20 रुपया प्रति आय, मतलब उसका प्रति आय व्यक्ति बचा हुआ था।
मतलब एक व्यक्ति 20 रुपया ही अर्न कर रहा था, खरीद मतलब अर्न का मतलब हुआ कमा रहा था या उसकी आय थी मात्र 20 रुपया। तो धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। कार्ल मार्क्स ने भी इसको कहा था, उसने तो ब्रिटिश की आर्थिक घिनौनी नीति बोला था कि ये उसकी घिनौनी नीति है, धन निष्कासन का सिद्धांत। ब्लडिंग प्रोसेस कहा था कि ये रक्त स्राव है। फिर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया जाता है, स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। एक विद्वान इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निर्गमन पर बल दिया था। ठीक है, धन निर्गमन पर बल दिया था। हम लोग कृषि वाणिज्यीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं कि कृषि वाणिज्यीकरण क्या था। देखिए, कृषि वाणिज्यीकरण क्या है कि कृषि में कितने फसल हैं, बहुत सारे हैं। चावल है, गेहूं है, ठीक है, चना है, फिर कपास है, फिर आपका क्या उसको बोलते हैं, नील की खेती है। तो ये कृषि वाणिज्यीकरण क्या था, वाणिज्यीकरण का मतलब होता है व्यापार उद्योग, कृषि व्यापार उद्योग। तो क्या हुआ कि जो खाने योग्य जो कृषि फसल थे उसका उत्पादन पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उनकी जो आवश्यकता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कपास चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नील चाहिए। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में, तो क्या मतलब था, वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए। अब कल कारखानों के लिए तो हमें कच्चे माल चाहिए, और कच्चे माल कहाँ से आते? तो अंग्रेजों ने जो पहले से यहाँ के भूमि पर जो कंट्रोल किया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती वो नील के खेती और आपके कपास की खेती करवाते थे और यहाँ के कच्चे माल को विदेश भेजते थे। तो ये था आपका कृषि वाणिज्यीकरण। तो क्या होता है कि 1833 का एक एक्ट आता है। 1833 का एक एक्ट था कि अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। अब देखिए, और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, जो कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश शासन की बात नहीं कर रहे, ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि पहले जो कंपनी थी उसका एकाधिकार था कि वही भारत में व्यापार करेगा, तो उसके जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसके बदले में सारे अंग्रेजों के लिए ये खुला छोड़ दिया गया कि आप भी जाइए, भूमि खरीदिए और जो करना है कीजिए। और वो लोग यहाँ पे आए और क्या किया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने जो खेती हमने बताया, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सारी चीज़ों की उन्होंने खेती शुरुआत की। तो भारत में पहला चाय बागान कहाँ था, आसाम में बना था। ठीक है, और शाही आयोग का गठन 1928 में किया गया। ठीक है, शाही आयोग का जो गठन था 1928 में किया गया, और इस शाही आयोग का जो क्षेत्र था ये कृषि संबंधित क्षेत्र था। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या हुआ कि जब जो उनकी जो नीति थी उनकी, तो उस नीति के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ आर्थिक शोषण हुआ, देशी उद्योग का ह्रास हुआ। कैसे उद्योग का ह्रास हो रहा है, यहाँ का जो कच्चा माल था वो विदेश ले जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ के जो छोटे उद्योग थे उस उद्योग को भी अब नहीं मिल रहे हैं। कपास या कच्चा माल जो है, अब उस जो भारतीय कुटीर उद्योग थे उसको कच्चा माल नहीं मिल रहा है, तो उद्योग का तो पतन होगा। और क्या हुआ कि जब इन्होंने इस उद्योग का नाश हो गया, हमारे कुटीर उद्योग जो थे, जो हमारे नक्काशी के उद्योग थे, जो लकड़ी से बड़े बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जा रही थी, उसका क्या हुआ, उसका ह्रास हो गया।
और नए उद्योग ना लगा। देखिए, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे रेल का विस्तार किया, तो उसने देखिए यहाँ तक कि उसने जो रेल का जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे उसका बिना कल कारखाने के तो रेल बनेगा नहीं, तो उसका जो कल कारखाना उन्होंने लगाया, जो फैक्ट्री लगाया, वो ब्रिटेन में लगाया और वहाँ से वो सामान को ढो करके लाते थे। यानी कि यहाँ यहाँ के तो उद्योग का उन्होंने पतन कर दिया और वो उद्योग भी नहीं लगाए उसके बदले। तो क्या हुआ, यहाँ का उद्योग जो है वो पतन हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, लोगों की आय गिर रही है। और हमने आपको बताया था कि जब भू राजस्व व्यवस्था हमने पढ़ाया आपको, तो उसमें हमने बताया कि कैसे भू राजस्व की जो दरें थी कितनी हाई थी। महालबाड़ी में आपने देखा था 80% तक टैक्स लगा दिया गया था, उसके बाद उसको घटा के फिर 66% किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों की आय जो है ना, आय कम होने लगी और लोग यहाँ अकाल जो है ना, अकाल और दरिद्रता का प्रकोप हो गया। और एक और घटना घटता है, सन्यासी विद्रोह। देखिए सन्यासी क्या थे, सन्यासी ये लोग पूजा करने के लिए मंदिरों में जाया करते थे। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, अब पूजा करने पर भी इन पे टैक्स लगा दिया कि आप अगर यहाँ पूजा करने आइएगा तो आपको टैक्स देना होगा। तो इसलिए हुआ था सन्यासी विद्रोह। और इस सन्यासी विद्रोह की चर्चा कलकत्ता बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। और इस सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबा दिया था। ये वही वारेन हेस्टिंग है दोस्तों, जो हमने आपको बताया था कि द्वैध शासन की समाप्ति की थी बंगाल में। कब किया था? 1372 में। ठीक है। फिर क्या होता है कि 1858 में कंपनी का शासन समाप्त होता है। ठीक है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ 1833 में। ठीक। और कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया 1857 में। और ये शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। और तब पहली बार यहाँ पे क्या देखिए हो रहा है कि जो यहाँ पे अकाल की स्थिति है और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ये अकाल में उनको कोई तरह का ये मानवता नाम का कोई चीज़ ही नहीं था उनके पास। वो दोनों हाथ से जो है ना धन बटोरने में लगे हुए थे। और यहाँ पर तो होती है 1857 की क्रांति। और उस क्रांति के फलस्वरूप उसी के पास 1858 में जो है भारतीय सत्ता जो है, भारत की जो सत्ता थी कंपनियों के पास, वो ब्रिटिश महारानी को सौंपा जाता है। और पहली बार ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही पहला अकाल आयोग का गठन किया गया 1880 में, जिसे स्ट्रेची आयोग कहा गया। और ये लॉर्ड लिटन जो वायसराय था, लॉर्ड लिटन के देखरेख में या उसके लॉर्ड लिटन के वायसराय था, उसके ये वायसराय के कार्यकाल में ये आयोग का गठन हुआ। और जो स्ट्रेची आयोग का जो अध्यक्ष था वो आपका रिचर्ड स्ट्रेची था। और पहली बार अकाल कोष में 1 करोड़ रुपया प्रति ईयर जमा करने का ये आपका दिया गया कि आप 1 करोड़ रुपया प्रति ईयर इसमें अकाल कोष में जमा कीजिएगा। देखिए विऔद्योगिकीकरण क्या था? विऔद्योगिकीकरण था, हमने आपको बताया कि उद्योग का पतन होना। हमने बताया कि हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग थे छोटे छोटे, उन उद्योगों का पतन हो गया। कैसे पतन हुआ? ये ब्रिटिशों की नीति थी, उनकी सोची समझी चाल थी। और उनके चाल में भारतीय जो आत्मनिर्भर थे वो आज क्या हो रहे हैं, वो आज भूखमरी और दरिद्रता का शिकार होते जा रहे थे। तो वही हमने बोला कि विऔद्योगिकीकरण का क्या हुआ कि उद्योग का पतन होना और नए राज्यों का ना लगना। एक ब्रिटिश था डैनियल डेफो की एक पुस्तक है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है। इस पुस्तक में वो क्या लिखता है कि भारतीय कपड़े हैं, मतलब आज हमारे, मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, जो भारतीय कपड़े हैं आज हमारे यहाँ हर जगह पर स्थान ले लिए हैं। चाहे आप जहाँ देखिए भारतीय
कपड़े हैं। और ये यहाँ तक था कि अगर कोई ब्रिटिश अगर कोई ब्रिटिश भारतीय कपड़े को भी खरीदता था तो उन पे जुर्माना लगाया जाता था, जिससे क्या हुआ, पहले बात तो भारतीय जो कपड़े थे उसको कच्चा माल नहीं मिल रहा है, और जो अगर कच्चा माल कहीं से व्यवस्था होकर मिल रहा है तो वो माल बना के बाहर भेज रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब देखिए कि कोई मशीन से बन रहा है, कोई हाथ से बन रहा है, हैंडलूम मतलब होता है हाथ से बना हुआ, तो मशीन से बनी हुई चीज़ ज़्यादा सुंदर दिखती है, और हाथ से बनी हुई चीज़ जो थी उसके धागा मोटे थे, लेकिन फिर भी भारतीय कपड़ों की मांग बहुत ज़्यादा थी। तो क्या होता है कि ब्रिटिशों के द्वारा अगर भारतीय कपड़े को खरीदा जाता था तो उसको क्या, उस पर टैक्स लगाया जाता था, ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, और जो खरीदता था उसको दंड भी दिया जाता था। तो भी औद्योगिकरण की जो ये नीति थी बहुत ही खतरनाक साबित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखिए इसका पतन कैसे हो गया। पतन का कारण क्या था कि भारतीय बाजार के संरक्षक, देखिए संरक्षक का क्या मतलब हुआ कि जैसे जो भारतीय व्यापारी थे या जो बड़े बड़े भूभाग के स्वामी थे, वो क्या करते थे, अपने भूमि पर कपास वगैरह की खेती कराते थे और कच्चा माल से वस्त्र तैयार करा के वो विदेश भेजते थे। तो क्या हुआ कि व्यापारियों का पतन, क्योंकि उनकी भूमि ही उनसे छीन ली गई। अब उनकी भूमि ही छीन ली गई तो फिर कैसे उनका हो पाएगा। तो वही बोल रहा है कि भारतीय बाजार के संरक्षक और व्यापारियों का पतन हो गया। अब ब्रिटिशों द्वारा क्या किया गया कि भारतीय वस्तु पे खरीदारी पर